हे गाइस अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ और अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करता हूँ। इंग्लिश में मैंने कैसे इंप्रूव किया हिंदी मीडियम का होने के बावजूद। शुरू करेंगे अपनी क्लास को लर्निंग टू लेट गो नाम के इस आर्टिकल से, जो कि एक इकोनॉमी का ट्यूटोरियल है। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट भी बनेगा। देखो, ग्रामर और वोकैबुलरी को साथ में लेके चलना है। इस क्विज़ के जरिए आप साथ में लेंगे। ये क्विज़ आपके सामने है। सारी ग्रामर और सारी वोकैब इस ट्यूटोरियल की इस क्विज़ में समराइज होगी। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई करें। वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन लाइव करेंगे, है ना। शुरू करें। अगेन सभी को मैरी क्रिसमस। आज की वीडियो को 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं पूरा होगा या नहीं होगा, पर ज़रूर से एक लाइक दें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे लर्निंग टू लेट गो। सीखना है हमें, लर्न करना है, लेट गो करना। अब ये लेट गो करना क्या होता है? लेट गो करने का मतलब है जाने देना। भाई कोई चीज़ हुई, आपको लगा कि मैं आप सामने वाले से बदला लूँगा, तब आप उससे लेट गो नहीं कर रहे हो, आप उससे बदला ले रहे हो। लेट गो का मतलब है सामने वाले को आपने बोल दिया भाई छोड़ो, चलो छोड़ो, जो बात हुई सो हुई, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो कह रहे लेट गो करना हमें सीखना पड़ेगा। इंडियंस को टैक्स के मामले में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पीछे नहीं पड़ जाना। कह रहे बात कर रहे हैं हम ऑन रेट्रो टैक्सेस की। बात कर रहे हैं हम ऐसे टैक्सेस की जो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई? बैक डेटेड टैक्सेस। 2020 में सरकार एक ऐसा टैक्स लगाए जो कि 2003 की ट्रांजेक्शन पे हो, और सरकार 2020 में बताए कि 2003 में जिसने ट्रांजेक्शन की थी उन सबको आज टैक्स देना है। तो ये एक बैक डेटेड टैक्स है। 20 साल बाद सरकार को याद आया कि इस ट्रांजैक्शन को हमें टैक्स करना है। तो कह रहा है ऐसे टैक्सेस को इंडिया को नहीं लगाना है, कंपनीज को लेट गो करना है। आगे बढ़ते हैं। इस पे ग्रामर रूल है, बाद में आएंगे फिर से। पहले इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ना। कह रहा है इंडिया मस्ट एंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज टू लेवी टैक्स। कह रहा है इंडिया को इंश्योर करना चाहिए, इंडिया को जरूर ही पक्का करना चाहिए पॉलिसी की स्टेबिलिटी को। अब ये क्या होती है? हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियां स्टेबल रहें। ऐसा नहीं है सरकार बदली या साल बदला तो पॉलिसी बदल गई। कह रहे इंडिया को पक्का करना पड़ेगा स्टेबल पॉलिसीज को, और ना कि रिलाई करना पड़ेगा उन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज पे, उन बैक डेटेड लॉज पे जो कि लेवी करने के हैं, लगाने के हैं टैक्सेस को। तो कह रहे ऐसे लॉज को आज ही नहर में फेंक देना चाहिए और पॉलिसी को स्टेबल करके दुनिया भर की कंपनियों को भरोसा दिलाना चाहिए कि आप यहाँ पे आओगे, अच्छे से बिजनेस करोगे। समझ गए सेंटेंस को? इंडिया की दो वर्ब्स हैं, मस्ट इंश्योर और रिलाई। सब्जेक्ट और वर्ब अगेन ब्लू और पिंक कलर में मार्क्ड है ना। ब्लू और पिंक कलर में जो मार्क्ड है वो सब्जेक्ट और वर्ब है। इससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखते जाओ, जैसे आर्बिट्रेशन की वर्ब रूल्ड, इट की वर्ब हैज़ रूल्ड, है ना। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग को आपको डेवलप करना है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। लेवी। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, इम्पोज करना। लेवी अक्सर किया जाता है पेनल्टीज़ को, टैक्सेस को, उन चीज़ों को जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, है ना, जनरली। तो लेवी टैक्स का मतलब है टैक्स को लगाना, चार्ज करना या इम्पोज करना। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने आपको समझा दिया, जो रेट्रो में स्पेक्ट करे, जो भूतकाल में जो ना झांके। स्पेक्ट करना मतलब देखना, रेट्रो मतलब भूतकाल। तो भूतकाल में झांक करके बैक डेट में लगने वाला टैक्स कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉस या टैक्स। अब शुरू करने वाले हैं ट्यूटोरियल को। कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर समझ नहीं आता, आप तो पढ़ा देते हो, लेकिन हमें कैसे पता लगे ये कैसे सब्जेक्ट है, ये कैसे वर्ब है? तो इसका जवाब है ग्रामर सीरीज। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा बेसिक से आप सीख सकते हो, और आपको सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसका चार्जेस नहीं है ना। बस आपके डेडिकेशन ही चार्ज है इसका। अपने डेडिकेशन के साथ चैनल के होम पेज पे जाएं और होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को चलाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 2 वीक में पूरा कर लो, फिर सवाल करना मुझसे क्यों आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सब लोग कोशिश करेंगे इसको, है ना। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की दो प्लेलिस्ट हैं, जिसमें जैसे आपका बैंक का पेपर आ रहा है, एसएससी का पेपर आ रहा है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है पूरे लॉजिक के साथ बताता हूं मैं, है ना। क्लोज टेस्ट को, पीक्यूआरएस को, आरसी को, हर चीज को कैसे करना है। तो इन प्लेलिस्ट के लिए आप मुझे मेंबर बन के ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके, है ना। बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन रखता हूं मैं। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। इस वीडियो में बताया गया जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए एक समरी दे देता हूं मैं आपको। समरी ये है कि इंडिया जो है ना,
रेट्रोस्पेक्टिव लॉज लगा के विदेशी कंपनियों से टैक्स वसूलता है। 20-20 साल पुरानी ट्रांजैक्शन पे आज लॉ बनाएगा और फिर बोलेगा कि लाओ टैक्स। वो कंपनियों से टैक्स ज़बरदस्ती ले भी लेता है ना। फिर वो कंपनियां चली जाती हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। पहले गई वोडाफोन, अब गई केन एनर्जी। इन दोनों कंपनियों ने इंडिया के सामने जो अपना केस जीत गई, मतलब इंडिया के खिलाफ फैसला आया। पहले वोडाफोन के केस में इंडिया को 80 करोड़ चुकाने पड़े एज पेनल्टी, और केन पावर के चक्कर में इंडिया को $125 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। इसकी कीमत हज़ारों करोड़ में जाएगी। अपना इटोलियो क्या कह रहे ऐसा टैक्स आप लगाते हो रेट्रोस्पेक्टिव, जिसका बाद में आपको पेनल्टी के साथ वापस करना पड़ता है, और दुनिया भर में किरकिरी होती है, और दुनिया भर की नई कंपनियां आपके यहाँ आने से डरती है। तो कह रहे इसको बंद कर दो ना, सुधर जाओ। ऐसे लॉस क्यों लगाते हो तुम, जिससे तुम्हें टैक्स तो मिलता नहीं बल्कि तुम्हारा नुकसान होता है, पैसे भी देने पड़ते हैं और किरकिरी भी करवाते हैं। बस यही कह रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, आज से ही अच्छे काम शुरू करने पड़ेंगे। सजेस्टिव टोन है, भारत सरकार को सजेशन दे रहे हैं, शुरू करते हैं। कह रहे द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग ऑन वेडनेसडे रूल्ड इन फेवर ऑफ एनर्जी फर्म केन PLC over a retrospective tax demand worth 24,500 करोड़ pursued by India's taxmen since 2014। कह रहे एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। ये क्या होती है भाई? आर्बिट्रेशन मतलब बीच की पंचायती, परमानेंट कोर्ट मतलब एक कोर्ट है जो परमानेंटली वहाँ रहती है। तो कह रहे दुनिया भर की एक इंटरनेशनल कोर्ट है, पंचायती कोर्ट है, और कहाँ पे है? हेग नाम के शहर में है। कह रहे इस कोर्ट ने ना वेडनेसडे को रूल कर दिया। इस कोर्ट ने बुधवार को फैसला दे दिया फेवर में, तरफदारी में, उस एनर्जी फर्म की जिसका नाम है केन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, किस मामले में दिया? ये दिया एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड के मामले में, जो थी 24,500 करोड़ की। अच्छा, ये कौन सी डिमांड थी? जिसको परस्यू किया गया था, जिसका पीछा किया गया था इंडिया के टैक्स मैन के द्वारा, इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। और कब से? सन 2014 से। तो 2014 से 24,500 करोड़ का टैक्स इस फर्म पे अपने लगा के बैठे हैं केन पावर, जो कि इस पे बनता नहीं है लगाना, है ना। कह रहा है इस आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इस फर्म के फेवर में फैसला दे दिया है। समझ गए? तो आर्बिट्रेशन की वर्ब है रूल्ड। हेग एक सिटी का नाम है, आप जानते हैं। परस्यू करना मतलब किसी को सीख करना है, चेज करना, किसी का पीछा करना। टैक्समैन कौन है? इंडिया के वो वाले मैन जो टैक्स लगाते हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर, है ना। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़, आपने सिटीज़ के नाम से पहले द नहीं देखा होगा, और द आता भी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे द कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? क्योंकि ये द वो वाला द नहीं है, ये इस हेग नाम की सिटी का ही नाम है। समझ गए ना। जैसे किसी के नाम में श्री आ जाता है ना, श्री रविशंकर, तो वो पहला वाला श्री तो वैसे श्री है, और दूसरा श्री उनके नाम का श्री है। तो ये इस सिटी का नाम ही है द हेग, है ना, द लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने से पहले द लेती हैं, THE वाला द लेती हैं। आपको मुझे बताना है कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो अपने से पहले द लेती हैं और क्या रीज़न है ना। 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जो अपने पहले द लेती हैं और हमेशा लेंगी। आपको बताना है रीजन के साथ कौन सी वो कंट्रीज़ हैं। डालना कमेंट सेक्शन में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिनको पता हो डालना। कह रहा इट हैज़ रूल्ड दैट द टैक्स लेवी pertaining to a corporate reorganization exercise undertaken in 2006-7 falls foul of India-UK bilateral investment pact। कह रहा है इस कोर्ट ने रूल किया है, इस कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो ये टैक्स लेवी है ना, ये टैक्स को जो लगाने का काम है, और वो टैक्स लेवी जो कि पर्टेन टू करती है, जो रिलेटेड टू है एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज से। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मेरी कंपनी की 4 छोटी छोटी फर्म्स हैं, उनको मैंने रीऑर्गेनाइज कर दिया। इस फर्म का एक हिस्सा यहाँ ले आया, इस फर्म के मैंने यहाँ पे ऐसे स्टाफ जो बदल दिया। तो इनमें जो उठा पटक मैंने की है, कह रहे ये जो टैक्स लेवी है इस उठा पटक से रिलेटेड, और जो हुई थी 2006-7 में। कह रहे ये टैक्स लेवी है ना, फॉल फाउल ऑफ होती है। ये टैक्स लेवी कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है उस इंडिया यूके के द्विपक्षीय बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट के इन्वेस्टमेंट समझौते के। तो ये कोर्ट ने बोला कि कह रहा है इंडिया कह रहा है आपका तो यूके से एक समझौता किया हुआ है ना, फिर ये टैक्स की लेवी कैसे हो गई जिसमें आपने कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन पे 2006-7 में इस फर्म पे टैक्स लगाया। समझ गए? अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब हैज़ रूल्ड, टैक्स लेवी की वर्ब फॉल्स फाउल ऑफ, है ना, फॉल्स फाउल ऑफ। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। देखो पैट का मतलब होता है अग्रीमेंट, इसको आप अग्रीमेंट बोलेंगे, कॉवेनेंट बोलेंगे और कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा, जैसे कॉम्पैक्ट कार होगी वो छोटी सी कार होगी, है ना, कॉम्पैक्ट। लेकिन कॉम्पैक्ट का एक और मीनिंग भी होता है जो कि होता है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट।
इसी को अपने पैट भी लिखते हैं ना, कॉम्पैक्ट को पैक्ट भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना इस वर्ड के कई मीनिंग्स हैं, एक मीनिंग है एग्रीमेंट। फॉल फाउल ऑफ का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन में होना, जब दो चीज़ें आपस में मैच नहीं खाती तो वो फॉल फाउल ऑफ होती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में होती हैं। पर्टेन टू और रिलेट टू, दोनों के बाद टू फिक्स है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब किसी से आप रिलेटेड हो, पर्टेन करते हो, रिलेट करते हो, दोनों के बाद टू आएगा हमेशा। करेक्ट टाइमिंग could not have been worse for the government. Expiry of a 3-month deadline to contest a similar retrospective taxation case lost against Vodafone this September. कह रहे जो टाइमिंग है ना, जो मौका है वो और ख़राब नहीं हो सकता था। Could not have been worse. बैड की कंपेरेटिव डिग्री वर्स। कह रहा है इससे ख़राब मौका नहीं हो सकता था हमारी सरकार के लिए इस केस को हारने का। कह रहा है ये कौन सा मौका है? ये है एक्सपायरी का, एक 3 महीने की डेडलाइन का, 3 महीने की आखिरी डेट का, जो है हमें कॉन्टेस्ट करने की, चुनौती देने की एक ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस को जो हमारे थे वोडाफोन के खिलाफ इस सितंबर में। तो ऐसा ही केस सितंबर में हम हारे, उसको हारने के बाद 3 महीने की डेडलाइन मिली कि आपको उस केस के सामने अपील करनी है, हार के सामने या नहीं। तो भारत सरकार की वो डेडलाइन अभी ख़त्म ही हो रही है दिसंबर में, है ना। तो कह रहा है अभी ये ख़त्म होने ही वाली थी कि एक और केस हम हार गए। तो कह रहा है बड़ा ही एक के बाद एक झटका लग रहा है भारत सरकार को ऐसे केसेस के अंदर। टाइमिंग की वर्ब आ गई, कुड नॉट हैव बीन वर्स। अब दिस आप जानते हो, देखो सितंबर से पहले इन आना चाहिए, किसी भी डे से पहले ऑन आना चाहिए, तारीख से पहले ऑन आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी डे, किसी डेट, किसी मंथ, किसी ईयर से पहले, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इन वर्ड्स को देख लें, दिस, दैट, पास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, होना क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। इसके बाद कोई ईयर लिखा होना चाहिए, कोई दिन लिखा होना चाहिए, कोई वार लिखा होना चाहिए। तो आप इन सभी दिन, वारों और महीनों, सालों को बिना प्रेपोजिशन के यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। ही विल कम इन सितंबर, ये सेंटेंस सही है, वो सितंबर में आएगा। ही विल कम इन सितंबर। अब यहाँ पे इन इसलिए लगा क्योंकि सितंबर अकेला आया है। लेकिन अगर सितंबर से पहले मैं लगा दूँ दिस, दिस, दिस देख रहे हो ना, यहाँ ऊपर भी रखा हुआ है दिस। अगर दिस लगा दूँ तो इस इन को मुझे निकालना पड़ेगा। इन और ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं किया जाता इन चीज़ों के साथ। ही विल कम दिस सितंबर। अब वैसे ही शी केम ऑन मंडे, वो आई मंडे को। शी केम ऑन मंडे, वो आई मंडे को। ऑन ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ पास्ट, पास्ट क्या लगा दूँ? पास्ट। ऊपर लगा हुआ ना पास्ट, देखो पास्ट देख रहे हो ना, पास्ट। तो इस ऑन को मुझे निकालना पड़ेगा, नो प्रेपोजिशन। शी केम पास्ट मंडे, समझ गए? तो ऐसे आप इन सभी जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम्स को इन सारे के सारे एडजेक्टिव से डिटरमिनर्स के बाद में बिना प्रेपोजिशन के यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा रूल है, कह रहा बट अनलाइक द टेलीकॉम केस वेयर द गवर्नमेंट कुड नॉट only need to fork out around 80 crore if it were to concede defeat. This verdict includes a sharp 1.4 billion payable as damages to KN PLC. कह रहा लेकिन अनलाइक, बिल्कुल उल्टा उस टेलीकॉम केस से, कह रहा लेकिन बिल्कुल उल्टा वोडाफोन के केस से, जहां सरकार को ज़रूरत होगी वुड ओनली नीड कि वो फोक आउट करे, कि वो थमा दे महज 80 करोड़ रुपए। अगर ये हार जाती है, कंसीड कर लेती है अपनी डिफीट को, अगर वोडाफोन के केस के सामने, हार के सामने ये फिर से री अपील नहीं करती है, तो कह रहे बिल्कुल उससे उल्टा, उस केस से बिल्कुल उल्टा 80 करोड़ वाले से। ये जो वर्डिट है ना जो आया है, कह रहे ये इंक्लूड करता है बहुत ही बड़ी, तीखी, शार्प 1.4 बिलियन डॉलर पेबल है जो एज डैमेजेस टू कैन। तो वहाँ तो गवर्नमेंट हारेगी 80 करोड़ वोडाफोन से, यहाँ पे हारेगी 1.4, $1.5 बिलियन हारेगी। बहुत कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है $1.5 बिलियन, समझ रहे हो ना? इतना सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा इस कंपनी को। देखने वाली चीज़ें सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हो। वर्डिट मतलब फैसला कोर्ट का, इसको जजमेंट बोलेंगे, रूलिंग बोलेंगे, डिक्री बोलेंगे, एडजुडिकेशन। लास्ट वाला वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज़रूर से याद रखें। वर्डिट मतलब एडजुडिकेशन, फैसला। फोक आउट करना मतलब किसी को देना कोई चीज़। इसको बनाया कैसे हमने? फोक मतलब कांटा, जिससे आप फल सब्जियाँ खाते हो, कांटा है ना। आउट मतलब बाहर। अपनी प्लेट में से अपने कांटे के जरिए आपने एक फल का पीस किसी और को दिया कि भाई तू खा। तो वैसे आप क्या करते हो? फोक आउट करके अपनी जेब से कुछ पैसा अलोकेट कर रहे हो या किसी को थमा रहे हो। फोक आउट करना मतलब किसी को कुछ देना है ना, थमाना, हैंड ओवर करना। तो सरकार को हैंड ओवर करना पड़ेगा 80 करोड़ रुपया वोडाफोन को। इस केस से बिल्कुल उल्टा, यहाँ $1.5 बिलियन देना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ें। कह द डैमेजेस अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन टू टेक बाय फोर्स and subsequently sell the company's shares and freeze dividend payments as well as tax refunds to recover the disputed tax dues even as the arbitration process was underway. सिंपल सा लाइन है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। कह रहे जो डैमेजेस है ना ये अराइज होती हैं
ये सारे के सारे नुकसान जो इंडिया को देने हैं $1.5 बिलियन के, ये निकल करके आते हैं, पैदा होते हैं। और कहाँ से? टैक्स अथॉरिटीज़ के उस डिसीजन से जो था बाय फोर्स लेने का और सब्सिक्वेंटली उसके बाद बेच देने का कंपनी के शेयर्स को। तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के शेयर ज़बरदस्ती लेके बाजार में बेच दिए इस कंपनी के, और फ्रीज कर दिया, रोक दिया डिविडेंड की पेमेंट्स को, है ना। इसके शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड हमने देने नहीं दिया। साथ ही साथ टैक्स के रिफंड्स को भी रोक दिया। इसका कोई टैक्स जो इस कंपनी ने वापस लेना था उसको भी हमने रोक दिया। और क्यों रोका? कि हम रिकवर करें इस $1.5 बिलियन की टैक्स ड्यूज़ को। और यहाँ तक कि कब? जब ये आर्बिट्रेशन का मामला, जब ये मध्यस्थता का मामला अंडरवे था, चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, समझ गए ना। तो ये मामला अभी चल ही रहा था, उसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती इस कंपनी के साथ दादागिरी की, इसके शेयर ले लिए, बाजार में बेच दिए, है ना। ये कंपनी से इतनी दादागिरी की, आज कोर्ट ने बोला कि आप $1.5 बिलियन इस कंपनी को चुकाओ, क्योंकि आप लॉ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो। इंडियन अथॉरिटीज़ को ऐसा बोला है, समझ गए। अंडरवे मतलब ऑन गोइंग था, चालू था। अराइज का मतलब है पैदा होना, उठ खड़ा होना किसी चीज़ का। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, पहले तो ज़बरदस्ती लिया और सब्सिक्वेंटली बाद में सेल कर दिया कंपनी के शेयर्स को। आगे बढ़ेंगे। कह रहे दिस आउटकम हैज़ रेपरकशंस नॉट इन द लीस्ट फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली फाइल्ड ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाय केन्स पेरेंट फर्म वेदांता हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड। कह रहे इस आउटकम के, इस नतीजे के रेपरकशंस होंगे। रेपरकशंस होते हैं लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट्स, आगे से आगे तक इफेक्ट्स, है ना। आज कुछ काम हुआ, उसका 1 साल बाद तक असर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर रेपरकशंस होंगे इस आउटकम के, नॉट इन द लीस्ट, कुछ हद तक। नॉट इन द लीस्ट का मतलब है टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ना के बराबर, कुछ हद तक या ना के बराबर। एक आर्बिट्रेशन प्ली के लिए, एक आर्बिट्रेशन की उस अर्जी के लिए जो फाइल्ड ओवर है, जो फाइल की गई है इसके ऊपर, और किसके ऊपर? ऐसे ही सेम टैक्स डिमांड के ऊपर कांस की पेरेंट फर्म के द्वारा, वेदांता के द्वारा, जिसका वर्डिक्ट अभी भी अवेटेड है, जिसका फैसला अभी भी आना है। देखो कह रहा है कि इसके बहुत सारे आउटकम आएंगे, इस फैसले से बहुत सारे रेपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। कह रहा है उनमें सबसे कम रेपरकशंस क्या है? एक उस प्ली का जो इसकी पेरेंट फर्म ने, केन की पेरेंट फर्म वेदांता ने भी लगाया हुआ है, और उसका वर्डिक्ट अभी भी अवेटेड है। तो वेदांता इसकी पेरेंट फर्म थी केन की, उसने भी इंडिया के खिलाफ एक केस लगाया हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी इस केस को जीतेगी। कह रहा है ये तो सबसे कम इफेक्ट है इसका, बड़े इफेक्ट तो भी बताऊंगा आगे मैं, ये तो नॉट इन द लीस्ट है, ये तो ना के बराबर वाला इफेक्ट है, समझ गए। अब इस नॉट इन द लीस्ट को ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, नेग्लिजिबल एक्सटेंट, है ना, या नॉट एट ऑल भी आप बोल सकते हो। आई एम नॉट इन द लीस्ट अफ्रेड, आई एम नॉट इन द लीस्ट अफ्रेड, आगे लगा दो ऑफ यू, मैं तुमसे ना के बराबर अफ्रेड हूँ, मतलब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, है ना, ना के बराबर डरता हूँ। आई एम नॉट इन द लीस्ट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट इन द लीस्ट बॉदर अबाउट द प्राइस, मैं ना के बराबर या बिल्कुल कम बॉदर्ड हूँ प्राइस के लिए। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसको खरीदूंगा, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता हूँ, समझ गए ना। आई एम नॉट इन द लीस्ट बॉदर अबाउट द प्राइस। नॉट इन द लीस्ट का मतलब है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट या ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, अब ज़्यादा इफेक्ट कहाँ से आएगा वो बताएगा। रेपरकशंस वर्ड को देख लेना, लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट बोल दो, इम्प्लीकेशन बोल दो, रेमिफिकेशन बोल दो, चेन रिएक्शन बोल दो, बटरफ्लाई इफेक्ट बोल दो, सारे ही वर्ड्स बताते हैं किसी चीज़ के लंबे इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स को, है ना। कह रहे सेकेंड परहैप्स द फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सच अ लार्ज पे आउट टू केन व्हेन द एक्सचेकर इज कैश स्ट्रैप्ड may have galvanized the government's mind about challenging the Vodafone verdict after much dithering। कह रहे दूसरी चीज़ बड़ी क्या है कि फिजिकल इम्प्लीकेशन जो है ना, आर्थिक असर जो है, और किसके, इतने बड़े एक पे आउट के केन नाम की फर्म को, इतने बड़े पैसे को जो हमें केन को देना है, और कब, जब हमारी सरकारी खजाना, जब हमारा एक्सचेकर कैश का भूखा है, पैसे की तंगी से गुजर रहा है। कह रहे जो फिजिकल इम्प्लीकेशन है ना, उन्होंने हो सकता है गैल्वेनाइज किया हो सकता है उन्होंने इंसाइट किया हो सकता है स्टिमुलेट किया हो, प्रोवोक किया हो सरकार के माइंड को, सरकार के दिमाग को, और किस बारे में, चैलेंज करने के बारे में, वोडाफोन के वर्डिक्ट को, बहुत टाल मटोल के बाद, बहुत डिथरिंग के बाद। तो हुआ क्या, वोडाफोन से 80 करोड़ का केस हम हारे और हम भूल गए। हमने सोचा कि 80 करोड़ का केस हार गए हैं, अब क्यों हमें बार बार इस मामले को लंबा खींचना। लेकिन जैसे ही केन का केस हम हारे हैं ना $1.5 करोड़ का, तो उसके बाद हमें $150 करोड़ का, उसके बाद में हम दोनों केसेस को ही चैलेंज करेंगे,
क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 80 करोड़ का केस है तो हम वोडाफोन को चैलेंज नहीं करेंगे, तो हम दोनों केसेस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील डालेंगे। तो कह रहे हैं अब जो है सरकार मच डिथरिंग के बाद वोडाफोन को भी चैलेंज करने वाली है, उस वर्डिक्ट को भी। अब इसमें देखने वाली चीज़, स्ट्रैप्ड मतलब भूखा, हंग्री, इम्पोवरिश्ड। जब आप कैश से स्ट्रैप्ड होते हैं तब आपके पास पैसे की तंगी है ना। गैल्वनाइज करना मतलब भड़काना, एक्साइट करना, अराउज करना, स्टिमुलेट करना। डिथरिंग होता है फैसला ना ले पाना, कन्फ्यूजन रखना, इनडिसीजन होना। इसके लिए एक इडियम अपने पास, टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस इसका मतलब है फैसला ले ही ना पाना, इस पार जाऊंगा या उस पार जाऊंगा, बस फेंस के ऊपर बैठे हो, दीवार के ऊपर चढ़ के बैठे हो। सिट ऑन द फेंस। कह रहे ऑस्टेंसिवली बिकॉज इट कैन नॉट टेक अ डिफरेंट स्टैंस ऑन टू सिमिलर केसेस, द सेंटर हैज़ नाउ फाइल्ड एन अपील इन वोडाफोन मैटर इन सिंगापुर। कह रहे जाहिर तौर पे क्योंकि ये नहीं ले सकती डिफरेंट स्टैंस को, क्योंकि ये नहीं ले सकती अलग से एक पोजीशन को दो एक जैसे केसेस पे, तो कह रहे इस वजह से सेंटर ने फाइल कर दिया है एक अपील को वोडाफोन मैटर में सिंगापुर के अंदर। कह रहे केन के केस में ये 1,500 करोड़ डॉलर नहीं देंगे, है ना, वो तो ये जरूर से ही डालेंगे केस उसके खिलाफ। कह रहे इस चक्कर में इन्होंने वोडाफोन के खिलाफ भी डाल दिया, चाहे वहाँ पे 80 करोड़ का ही मामला था, क्योंकि इनको लगता है कि दोनों केस एक जैसे हैं, हम भेदभाव नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक में डालें और एक में ना डालें। कह रहा है सिमिलर अपील टू कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन केन। कह रहा है ऐसी एक अपील जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है केन नाम की फर्म के इस फैसले के ऊपर भी। आगे बढ़े। कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ रेपिडेडली असर्टेड दैट इंडिया रिटेन्स द सोवरेन राइट टू लेवी टैक्सेस। कह रहा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना निर्मला सीतारमन, उन्होंने बार बार असर्ट किया है, असर्ट भी आपकी यहाँ पे वर्ब है ना, इसको मार्क कर लेना। इन्होंने बार बार ऐसा जोर से कहा है, जोर दे के कहा है ना, क्या कहा है भाई, कि इंडिया रिटेन करती है, इंडिया अपने पास रखती है अपने संप्रभु राइट को, सोवरेन राइट को। सोवरेन का मतलब है बिल्कुल ऑटोनोमस, किसी का बीच में इंटरवेंशन नहीं। कह रहे इंडिया बनाए रखती है अपना बिना इंटरवेंशन वाला हक जो है, राइट है लेवी करने का टैक्सेस को। तो निर्मला सीतारमन ये बोलती हैं हमारी धरती पे कौन सा टैक्स कैसे लगेगा, इंडिया ये फैसला लेगी, कोई दूसरी फर्म या कंपनी ये फैसला नहीं लेगी। कह रहे द आर्बिट्रेटर्स डू नॉट सीम टू बी डिस्प्यूटिंग दैट। और कह रहे जो आर्बिट्रेटर्स हैं, जो जज हैं, जो डिस्प्यूट सेटलर जो हैं दुनिया भर की कोर्ट्स हैं, वो भी इस मैटर से डिस्प्यूट करते हुए दिखाई नहीं देते। वो भी यही कहते हैं कि इंडिया को हक है टैक्स लगाने का, किस पे कब कैसे टैक्स लगाया जाना चाहिए। टू बी डिस्प्यूटिंग यहाँ पे कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, ये बताता है किसी काम के होने की कंटिन्यूटी को। इन्फिनेटिव की क्लास में इस मंडे को मैंने करवाया था, है ना, जिन्होंने देखा है वो जरूर से रिवाइज करें। टू बी डिस्प्यूटिंग। कह रहे द फैक्ट इज दैट द गवर्नमेंट हैज असर्टेड फ्रॉम द आउटसेट इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस। कह रहा फैक्ट ये है, असल बात ये है कि सरकार ने ना असर्ट किया है, जोर देके कहा है ना, असर्ट करना मतलब इम्फोसाइज करना, और कहाँ से, आउटसेट से ही, शुरुआत से ही, जब से सरकार कुर्सी बैठी है तब से ही। कह रहे ये फेवर में बिल्कुल भी नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस के, ये बिल्कुल भी तरफदारी नहीं करती बैकडेटेड कानूनों में बदलावों को। सरकार बोलती है जो कानून बनाए हैं कांग्रेस ने बनाए हैं, हम इनको बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं। शुरू से सरकार ने ऐसा कहा है बीजेपी की। देखने वाली चीज़ आउटसेट मतलब बिगनिंग, कमेंसमेंट, स्टार्ट, है ना, किसी चीज़ की शुरुआत। कह रहे पीएम मोदी हैड प्रॉमिस्ड to resolve concerns on retrospective taxations introduced to global consultation in 2012 by then Finance Minister Pranab Mukherjee after losing a tax battle with Vodafone in the Supreme Court। कह रहे मिस्टर मोदी ने प्रॉमिस भी किया था कि वो रिजॉल्व करेंगे उन कंसर्न्स को, उन चिंताओं को जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पे हैं, जो कि बैक डेट पे लगने वाले टैक्सेशन पे हैं। कह रहे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे दुनिया भर की जो है डरों में शुमार हुए थे। कंसल्टेशन का मतलब होता है पैनिक, एंग्जाइटी, अलार्म। कंसल्टेशन का मतलब होता है कोई खतरा आप जब भांप जाते हो ना, तो वो वाली फीलिंग। कह रहे ये वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है जो भारतवर्ष ने ही दुनिया भर को इंट्रोड्यूस किया है। दुनिया भर के पैनिक के अंदर भारत ने इनको शुमार किया है। इससे पहले कोई भी कंट्री ऐसे टैक्स के लॉस कम बनाती थी या बहुत कम बनाती थी। तो कह रहे मोदी साहब ने प्रॉमिस किया था कि दुनिया भर के पैनिक में शुमार होने वाले, इंट्रोड्यूस किए जाने वाले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशंस को वो रिजॉल्व करेंगे। और ये कौन से, किसने किया था इनको इंट्रोड्यूस? तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने किया था, लूज करने के बाद एक कानूनी बैटल को टैक्स की वोडाफोन के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मोदी साहब ने बोला था मैं ये मुखर्जी साहब का जो टैक्स वाला जो है इसको हटा दूंगा मैं, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए हमारे देश के अंदर। वर्ड समझ गए? कंसल्टेशन मतलब डर, ग्लोबल कंसल्टेशन मतलब दुनिया की पैनिक लिस्ट, दुनिया जिन चीज़ों से डरती है उनमें एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भी है। कह रहे द केन ऑर्डर even refers to statements by BJP leaders like the late
अरुण जेटली टर्मिंग द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स एट टैक्स टेररिज्म वाइल इन द अपोजिशन। कह रहे जो केन ऑर्डर है ना, जो अभी ऑर्डर आया है जिसमें इंडिया हारी है, यहाँ तक कि रिफर करता है स्टेटमेंट्स को जो बीजेपी लीडर्स के द्वारा हैं, जैसे कि लेट अरुण जेटली के द्वारा, जिन्होंने टर्म किया था, जिन्होंने नाम दिया था इन सारी अमेंडमेंट्स को, इन बैकडेटेड सुधारों को, और कैसे टैक्स टेररिज्म के नाम का, है ना। और कब? जब वो अपोजिशन में थे। तो अरुण जेटली जब अपोजिशन में बैठे थे ना, तब इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स को बोला था कि ये टैक्स के नाम पे दादागिरी है, आतंकवाद है। कह रहे अब जो केन का ऑर्डर आया है ना, उसमें ऑर्डर के अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि ये बीजेपी जो इन चीज़ों को लगा रही है, यही बीजेपी ऑपोजिशन के वक्त भी इन चीज़ों को पहले टैक्स टेररिज्म बोला करती थी। समझ रहे हो ना। तो पुरानी बातों को भी केन के ऑर्डर ने पूरे अच्छे तरीके से बताया अपना लिख करके कि ये सरकार पहले कैसे मना करती थी, बाद में कैसे कंपनियों को परेशान कर रही है। कह द गिल्टी क्लोजेस could have scuppered in the first NDA budget itself, but babs about being a suit boot sarkar then that compelled to government to protect land acquisition reforms may have dampened the enthusiasm for investor friendly changes। अब इसमें रीजन बताएगा सरकार क्यों पीछे हटी, बीजेपी की सरकार ने आते ही इनको क्यों नहीं हटाया। कह रहे जो गिल्टी क्लॉजेस है ना, उनको स्कपर किया जा सकता था। गिल्टी क्लॉजेस की नाव डुबाई जा सकती थी। स्कपर करना मतलब किसी की नाव को डुबोना, किसी चीज़ को सिंक कर देना, किसी चीज़ को अपने से दूर कर देना, है ना, किसी चीज़ को डुबो देना। कह रहे ये जो खराब क्लोज हैं, रूल्स हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता था, डुबाया जा सकता था पहले ही एनडीए बजट के अंदर। कह रहे लेकिन जो बाब्स आती थी, जो ताने आते थे, और किसके बारे में? इस सरकार के बारे में। और कौन सी सरकार? जो कि कहलाती थी सूट बूट की सरकार। कह रहे वही ताने जिन्होंने मजबूर भी किया इस सरकार को कि वो वापस खींचे लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स को। कह रहे यही जो बाब्स है ना, इन्होंने हो सकता है डैम्पन कर दिया हो, इन्होंने हो सकता है ठंडा कर दिया हो उस जोश को जो था इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस का। कह रहा मोदी की सरकार ने आते ही सोचा था इन सारे टैक्स टेररिज्म वाले लॉज को हटाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने लैंड एक्विजिशन वाला काम किया ना, तो इनको बोला जाने लगा सूट बूट सरकार। उसके बाद ये ठंडे पड़ गए। ऐसे लॉज को हटाने का इनके दिमाग में कभी ना ख्याल आया, ना मन में कभी हिम्मत आई। समझ गए। तो रीज़न बता रहा है क्यों मोदी की सरकार इन लॉज को हटा नहीं पाई। अब देखने वाली चीज़ें देखो, लॉज को स्कपर करना था। स्कपर वर्ड आया एक ड्रेन होल से, एक शिप में होता है। तो जहाज में अगर बरसात पड़ जाए तो साइड में एक होल होता है, साइड के अंदर उस होल को आप खोल दोगे तो पानी ज़्यादा होगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं स्कपर होल। स्कपर होल से स्कपर वर्ब बनाई है। वो क्या होता है? जहाज के उस होल को इतना खोल देना परमानेंटली कि जहाज ही डूब जाए। किसी चीज़ को डुबाने का काम करते हो ना, तब आप उसको स्कपर करते हो। जैसे जहाज का स्कपर होल आप खोल देते हो, पानी बाहर निकालने के बजाय पानी अंदर आने लगता है। समझ गए मेरी बात को। तो स्कपर करना मतलब किसी चीज़ को डुबोना, ख़त्म कर देना। कंपेल करना मतलब किसी को मजबूर करना। बार मतलब ताने, है ना। चलो, डैम्पन मतलब किसी का ठंडा करना। डैम्प मतलब भीगा हुआ। अगर आप किसी को डैम्पन कर रहे हैं ना, तो आप उसके डिस्करेज कर रहे हैं, उसकी स्पिरिट को स्पॉइल कर रहे हैं, एंथुजियाज्म को डुबो रहे हैं। डैम्पन पे ही एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, याद रहेगा आपको हमेशा। डैम्प मतलब गीला, स्क्विब मतलब पटाखा होता है ना, पटाखा, उसकी जो पूंछ होती है ना, जिसको आग लगाते हो आप, स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब पता है क्या है? ऐसा पटाखा जिसको आपने आग लगाई पर वो फटा ही नहीं, बस वो छोटी मोटी आवाज़ करके वहीं पे ख़त्म हो गया। डैम्प स्क्विब होता है, हिंदी बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आपने सोचा था बड़ा बॉम्ब है, पर बजा तो वो बजा कैसा? बिल्कुल ऐसा बजा, है ना, बजा ही नहीं। वो ऊंची दुकान थी पर पकवान फीका निकला। डैम्प स्क्विब बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो इसको यहाँ से रिलेट करके रखना डैम्प वर्ड से। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अपने दिमाग में जैसे नेट बना हुआ है ना वोकैबुलरी का, वो नेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे डैम्प वर्ड दिखता है मुझे याद आ जाता है डैम्प स्क्विब नाम की इडियम इसी से बनी है ना। ऐसा ही नेट आपको तैयार करना है आपके दिमाग में। उसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। कह लूजिंग द आर्बिट्रेशंस इन द मोस्ट वर्स्ट केसेस अंडर अ ट्रबलसम लॉ दैट हैज़ हर्ट इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी प्रोवाइडेड एट कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी टू लेट गो while resenting the blame for the mess on the UPA। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह लूज करना आर्बिट्रेशंस को मोस्ट वर्स्ट केसेस के अंदर, और कब? एक ट्रबलसम लॉ के अंदर, है ना। कह रहे एक ट्रबलसम लॉ है हमारे पास, ट्रबल पैदा करने वाले लॉ है। कह रहे इसके अंदर जो आर्बिट्रेशन हो रहे हैं, जो पंचायती के फैसले हो रहे हैं इसके अंदर, है ना, मध्यस्थता के फैसले हो रहे हैं। और कैसे? मोस्ट वर्स्ट केसेस में, ऐसे केसेस में जिनको पूरी दुनिया देख रही है। कह रहा ऐसे केसेस को लूज करना ना, और कैसे लूज करना? जिन्होंने हर्ट भी किया है, इस लॉ ने जिसने हर्ट भी किया है इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी को, इंडिया की
इन्वेस्टमेंट की विश्वसनीयता को। कह रहे हैं जो लूज करने का काम था ना, अब इसकी वर्ब आई है प्रोवाइडेड। ये प्रोवाइड करता था एक कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी को। कैथार्टिक मतलब क्लींजिंग, आपको प्योरीफाई करने का एक मौका दे रहा था, है ना, अपने पाप धोने का मौका दे रहा था, कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी। और किस चीज़ को, लेट गो करने की, इस केस के अंदर और टांग ना फंसाने की। और कैसे, बल्कि रेस्ट करते हुए ब्लेम को डालते हुए सारे के सारे दोष को इस पूरी मैस का यूपीए के ऊपर। तो कह रहे सारे यूपीए ने बनाए थे लॉस। कह रहा अगर आप बार बार लूज कर रहे हो तो बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना पल्ला झाड़ सकती थी, कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी थी, गंगा नहा लेती अगर वो ये बोल देती कि मैं अब आगे इसमें परस्यू नहीं करूंगी मामले को, और सारा का सारा दारोमदार यूपीए के ऊपर डाल देती। कह रहा इसने ऐसा काम नहीं किया, यूपीए के ऊपर सारा दारोमदार नहीं डाला। समझ गए। दैट के बाद हैज़ हर्ट इसकी वर्ब है। हर्ट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, इसलिए हर्टेड नहीं लिखा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हैज़ प्लस V3 क्यों नहीं है। हर्ट हर्ट हर्ट, इसकी कभी भी तीनों फॉर्म्स एक जैसी रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। लूजिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, जीरन कहलाएगी। कैथार्टिक मतलब जो है प्योरीफाई करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन डबलिंग डाउन इंस्टेड द गवर्नमेंट हैज़ स्कोर्ड अ सेल्फ गोल। कह रहे बल्कि डबल डाउन करके, इंस्टेड मतलब बजाय, कह रहे बजाय इसके डबल डाउन करके। डबल डाउन करना मतलब होता है एक मुश्किल रास्ते पे, रिस्क वाले पाथ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चलना। आपको पता है इस रास्ते पे रिस्क है, फिर भी आप उस पर पूरा कॉन्फिडेंस लगा के चल रहे हो, है ना, बिना डरे। तो कह रहे फिर भी डबल डाउन करके, फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ इसी रास्ते पे चल के, कह रहे गवर्नमेंट जो है ना उसने स्कोर कर दिया एक सेल्फ गोल को। सरकार ने अपने लिए भी एक नया जो है गोल बना लिया है। समझ रहे हो। यूपीए के ऊपर सारा दारोमदार डाला नहीं, बल्कि इनको चैलेंज कर दिया। दोनों के दोनों केसेस को सिंगापुर के अंदर अभी कर दिया है, और इस केस को करेगा हेग के अंदर। तो कह रहे डबल डाउन कर रही है सरकार, इसी रास्ते पे रिस्क के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। सरकार अपने लिए एक नया गोल, सेल्फ गोल बना रही है। अब वो गोल क्या होगा आगे बताएगा। कह रहे इट्स एस्पिरेशंस टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी मैच्ड बाय इंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कह रहे इसकी जो एस्पिरेशंस है ना, इसके जो डिज़ायर हैं, इस सरकार के जो ड्रीम्स हैं, किस चीज़ के, इन्वॉल्व करने के, रोप इन करने के, घसीट के ले आने के दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट को, चाइना से, यूएस से, हर जगह से। कह रहे इनको मैच किया जाना चाहिए, और कैसे, इंश्योर करके नीतिगत स्थिरता को, पॉलिसी स्टेबिलिटी को, और क्रिएट करके एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, रेगुलेटरी ढांचे को। तो कह रहे सरकार को ये काम करने के सपने हैं बड़े बड़े, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आए। तो कह रहे फिर भी इस रास्ते पे चल के सरकार ने एक नया गोल अपने लिए पैदा कर लिया है। कैसे इन कंपनियों से भी सरकार लड़ेगी और दूसरी कंपनियों को भारत में आने के लिए भी जो है अट्रैक्ट करेगी। कैसे सरकार दोनों कामों को एक साथ कर सकती है। समझ गए। एस्पिरेशन मतलब ड्रीम, महत्वाकांक्षा, है ना, महत्वाकांक्षा बोलते हैं। इसके लिए वर्ड अपने पास परस्यूट। रोप इन करना मतलब किसी को घसीट लाना। आई वॉज रोप्ड इन टू हेल्प देम मूव टू देयर न्यू होम। मुझे घसीट करके ले आया गया उनको हेल्प करने के लिए, उनके नए घर में मूव होते वक्त। सामान वामान उठवाने के लिए मुझे भी ज़बरदस्ती उस काम में घसीटा गया। तो रोप इन करना मतलब किसी को ड्रैग कर लेना, किसी काम के अंदर इन्वॉल्व कर लेना ज़बरदस्ती, है ना। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, इसको आप एडोफिस बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल सकते हो। रोबस्ट मतलब मजबूत। आज का एडिटोरियल वोकैब के मामले में बहुत रिच है ना। ऐसा एडिटोरियल बहुत कम आता है। ज़रूर से सभी के सभी वोकैब वर्ड्स को नोट करके रिवाइज करना। अब बढ़ते हैं अपने क्विज़ की तरफ। एक लाइक दे देना भाई। आजकल मैं बोल रहा हूँ लाइक्स के लिए, क्योंकि जिस वीडियो को आप लाइक देते हो ना, अपने आप से वो वीडियो 10,000 की जगह 25,000 व्यूज़ लेती है। पता नहीं मुझे कैसे होता है। जिस वीडियो पे आपने 1500 लाइक दिए, वो वीडियो 25,000 व्यूज़ तक जाएगी ही जाएगी। तो मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, बस आप लाइक दे दिया करो, है ना। चलो आ जाओ। पहले सेकंड वाला सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वर्ड कोवेनेंट। कोवेनेंट से कौन सा रिलेटेड है। सारे वर्ड देखेंगे हम तो। फोक आउट करना मतलब किसी को कुछ देना, किसी को कुछ थमा देना, है ना। जैसे अपनी प्लेट में से आप कोई फ्रूट का पीस फोक के जरिए किसी को देते हो। डिटर करना मतलब सिट ऑन द फेंस, कि कन्फ्यूजन में रहना, इन डिसीजन के फैसला ना ले पाना। स्कपर करना मतलब डुबो देना, जैसे जहाज का वो स्कपर होल होता है। रेपरकशंस मतलब आगे आने वाले बुरे नतीजे, आगे आने वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कॉम्पैक्ट मतलब कॉवेनेंट। कॉम्पैक्ट और जो कॉवेनेंट है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कॉम्पैक्ट जो है बताता है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट को। तो कॉम्पैक्ट आपका यहाँ पे हो गया इसका सिनोनिम। चलो फर्स्ट देख लो। इन द ईयर या द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर या द लास्ट ईयर, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डैश, रोप इन या रोप अप, some retrospective laws made by previous governments which is
विच आर कर देना, विच आर नॉट लेटिंग मैनी एमएनसीज डैश विद ऑटोनॉमी। कह रहे पिछले साल में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो घसीट करके लाएगी, रोप इन करेगी कुछ बैकडेटेड लॉज को जो बनाए गए थे पिछली सरकारों के द्वारा, और वो जो कि नहीं काम करने दे रहे हैं, फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं ऑटोनॉमीज़ के साथ इन जो एमएनसीज को। सेंटेंस में अपने को लगानी है ग्रामर। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे लेट के बाद में, देखो आज मैंने ग्रामर रूल बताना भूल गया, शुरू में बताने वाला था मैं आपको, वो रह गया। लेट और मेक के बाद में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो लेटिंग के बाद में भी लेट की आईएनजी फॉर्म है ना, यहाँ पे तो V1 ही आएगी बे इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए फंक्शन, ना कि टू फंक्शन। समझ गए ना, बेयर इन्फिनिटिव वो होता है जिसमें टू नहीं लगा होता, तो यहाँ पे तो फंक्शन आएगा, सी या डी आपका आंसर है। दूसरा देखो, सरकार ने रोप अप या रोप इन, करेक्ट फ्रेजल वर्ब है रोप इन। रोप इन का मतलब होता है घसीटना या इन्वॉल्व करना। सरकार ने सोचा हम घसीट करके लाएंगे इन लॉज को, है ना, इन्वॉल्व करेंगे इन लॉज को, तो रोप इन नाम की फ्रेजल वर्ब करेक्ट होती है, डी आपका आंसर है। अब फर्स्ट वाले में क्या डाला हमने, द लास्ट ईयर। क्यों लगाया हमने इन, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लास्ट लगा हुआ है, लास्ट, प्रीवियस, दिस, दैट, अपकमिंग, नेक्स्ट, है ना। इनके पहले कभी भी इन या ऑन प्रपोजिशन को यूज़ ना करें अगर इसके बाद में साल, दिन, महीना, वार रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे इन नहीं आएगा, द लास्ट ईयर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जरूर से एक लाइक और एक शेयर। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। कल करने वाले हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे, और साथ ही साथ हम करेंगे, चलो एक सरप्राइज़ है, आज शाम को या कल शाम को एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी अलग से, है ना, आज शाम को या कल शाम को, तो उसी वीडियो में मुलाकात लूँगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट।